हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आवाज आ रही है सर हमको? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। यस सर, आ रही है। ओके ओके। यस सर, आ रही है। और बोर्ड भी क्लियर है? सर वो तो आप लिखेंगे तो पता चलेगा ना। जी जी ठीक है, वो तो सही होगा इंशाल्लाह। अच्छा दूसरा मुझे ये बताएं कि लास्ट टाइम हमने कौन से टॉपिक्स पढ़े थे, कहाँ तक हमने ब्रेक लगाई थी? सर लास्ट टॉपिक हमारा था, एक सेकंड सर। सर प्रेशर तक पड़ा था। प्रेशर तक अच्छा पढ़ा था सर। प्रेशर तक पढ़ा था, अच्छा ठीक है, एक मिनट मैं। सर प्रेशर शुरू किया था, पढ़ा उस तक नहीं था। यस सर, अच्छा पढ़ा नहीं था प्रेशर। जैसे उसकी यूनिट पड़ी थी। ठीक है। सर आपने कहा था लेक्चर अपलोड करेंगे यूट्यूब पे या फिर किसी चीज़ पे, तो आपने वो जी जी वो मैं बुक आपको भिजवा भेज रहा दी। हूँ, मेरे अपलोड हुआ है। मैं आपको पहले वो बुक भेज दूँ। सर ये काफ़ी बच्चों का लगा हुआ है, अभी एक्सेप्ट नहीं हो रहा, वो एक्सेप्ट करना बाकी बच्चों को। जी एक्सेप्ट हो चुके हैं सारे। ठीक है सर। सर ये बुक जो है व्हाट्सएप ग्रुप में देंगे आप? जी जी वही कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। वो क्या हुआ है, आज सुना है कि उन्होंने कुछ कर दिए, वो फिर से बंद कर दिए हैं प्रॉपरली। आपके तो खैर पहले से बंद है। यस सर, छुट्टियाँ हो गई हैं जी अब सर बिल्कुल। 10 दिन के लिए यस तक। सर, हमें सर शफकत महमूद का कमाल है सर। तो जी शफकत के महमूद का कमाल है वाकई। बिल्कुल सर, बाकी बच्चों के तो मज़े हैं सर, वो एंजॉय कर रहे हैं। कौन? सर कॉलेज और स्कूल वाले। नहीं एंजॉय किधर कर रहे हैं, बंद जो कर दी है। सर बंद हो गया ना, अब घर बैठेंगे सारे, चिल मारेंगे। अच्छा इस दिन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वो चील मारने सही है। वाली बात ठीक है। यस सर। सर कुछ गर्ल्स का मैसेज आ रही है, कह रही है लिंक ज्वाइन नहीं हो रहा। अच्छा मरियम, मैंने भी लिंक शेयर कर दिया, उनका हो जाएगा अब। हो इस गया, सारों का हो गया। मतलब मीट का लिंक सारों का शेयर हो कर गया, दिया। ये राजा, तैयब, उमर फारूक, मोहम्मद अरसलान, ये सारे आ गए हैं।
ये अपने वो बंद रखें, काइंडली माइक्स अपने बंद रखें। सर ये क्लास किस टाइम से स्टार्ट है? अभी स्टार्ट हुई है। ओके सर। हाँ परेशान ना हो, कोई हम भागे नहीं है। नहीं सर वो लिंक का है तो वो नहीं नहीं पासवर्ड कोई और मसला नहीं, कोई आईडी मसला कोड नहीं है है। बेटा, अभी अभी शुरू हुई है, अभी शुरू हुई है। ओके सर। ये लिंक भी यार मेरे ख्याल में जक्की ने शेयर कर दिए। हाँ शेयर हो गया। यस अच्छा कर दिया शेयर मैंने। ठीक है जी। अब सो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, बेसिकली हमने पावर को डिस्कस किया था। ठीक है, आज थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज थोड़ी सी बात करेंगे हम जो है इसकी हमारे पास कंडक्टर और इंसुलेटर में पहले तो डिफरेंस को समझें। जी कंडक्टर क्या होता है, कोई बताए जरा। सर जो सर ऐसी चीज करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसके एक अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। एक बच्चा बताए, एक बच्चा, कोई एक बच्चा बताए। सर कोई ऐसा मटेरियल जो किसी दो सर चीज़ों के दरमियान कोई किसी किस्म का राब्ता पैदा करे उसको हम कंडक्टर कहते हैं। अच्छा ये, अच्छा जी कोई और बताए। कंडक्टर जो सर इलेक्ट्रिसिटी पास करता हो। हाँ चलो, हाँ कंडक्टर जो है जो हीट हीट एंड इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिसिटी को पास करता हो हम उसको कंडक्टर कहते हैं, और जो ना करता हो वो इंसुलेटर हो गया। ठीक है जी। अब सवाल ये है कि कंडक्टर जो है, हम ये जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। ठीक है, और ये चीज़ हमने करंट की डेफिनेशन जब हम पढ़ा करते थे कि फ्री मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट, तो बेसिकली कंडक्टर के अंदर करंट जो इन्वॉल्व होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। हमने फ्री इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस किया हुआ है कि जो आपका वो ऑर्बिट्स हुआ करते थे। ठीक है, तो अगर सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, जब मैं इसको हीट किया करता था तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप करता था और इस शेल में अपने हायर शेल के अंदर चला जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन कहलाता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है और इसकी मूवमेंट बड़ी फास्ट होती थी, और यही कंडक्टर्स के अंदर मतलब करंट्स की मूवमेंट को यानी मतलब रेगुलेट कर रहा होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से यहाँ पर जंप जिसने किया था वो इस जगह ये क्या था, बेसिकली ये होल को छोड़ जाता था। जो इलेक्ट्रॉन था वो नेगेटिव चार्ज है और जो होल है वो पॉजिटिव चार्ज है, इतना मैं जानता हूँ। ठीक है, अब सवाल ये है कि हम कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों को जानते हैं। जब उनकी एग्जांपल्स की बात करते हैं तो कंडक्टर की मैं हर बच्चे से पूछूं तो हर बच्चा यही कहेगा कि जनाब जो कंडक्टर्स हैं उसके अंदर कौन सी एग्जांपल है, सपोज आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, अल्युमिनियम है, ये मुझे एग्जांपल्स हर बच्चा देगा। ठीक है, और जब मैं इंसुलेटर की बात करूंगा तो वो मुझे प्लास्टिक, वुड, रबर की एग्जांपल दे देगा। ठीक है, तो ये तमाम जो एग्जांपल्स हैं ये हैं इन केस ऑफ सॉलिड्स। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो मैटर है उसकी तो 3 स्टेट्स हैं, यानी जो मैटर के अंदर आपका सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, और चौथी स्टेट प्लाज्मा है। प्लाज्मा को हम अगर छोड़ दें तो दो तो फिर भी रहती हैं, एक लिक्विड रहता है और एक गैस रहता है। जब मैं कंडक्टर को लिक्विड स्टेट में, भाई कौन से कंडक्टर्स हैं, तो वो मेरे पास क्या है, एक प्योर वाटर है और एक इम्प्योर वाटर है। अच्छा, अब सवाल ये है ये प्योर कौन सा पानी होता है और इम्प्योर कौन सा होता है। जो हम पीते हैं वो बेसिकली इम्प्योर है। अब स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि हम तो साफ पानी पीते हैं, फिर ये इम्प्योर क्यों है। तो बेटा इसलिए इम्प्योर है क्योंकि इसके अंदर मिनरल्स हैं। तो मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए तो बहुत फायदेमंद हैं, लेकिन उसे केमिस्ट्री के रूल के मुताबिक हम उसको इम्प्योर वाटर कहते हैं। ठीक है, और वो पानी प्योर कौन सा होता है, प्योर वो होता है जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, जो हम लेबोरेटरीज के अंदर इस्तेमाल करते हैं फॉर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, यानी सपोज एमएलटी की कोई लैब होगी, यानी वहाँ पर जहाँ पर आप को सीपी वगैरह करवाते हैं या कोई एलएफटी आरएफटी के टेस्ट करवाने जाते हैं अपने ब्लड के, अब वहाँ पर जो पानी इस्तेमाल किया जाता है उन टेस्ट के अंदर वो बेसिकली प्योर वाटर इस्तेमाल किया जाता है, और प्योर वाटर डिस्टिल्ड वाटर होता है, उसके अंदर कोई मिनरल्स इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, अच्छा अब तो कंडक्टर जो है वो इम्प्योर वाटर होता है, इम्प्योर वाटर कंडक्टर होता है, जबकि प्योर वाटर जो है वो कंडक्टर नहीं होता बल्कि इंसुलेटर होता है। और क्यों, क्योंकि मिनरल्स जो होते हैं, जो पानी के अंदर मिनरल्स होते हैं वो बेसिकली करंट को फ्लो कराने में मदद देते हैं। ठीक है, जबकि प्योर के अंदर तो मिनरल्स होते नहीं हैं, तो इस वजह से वो इंसुलेटर होता है, उसके अंदर करंट पास नहीं होता। फिर उसके बाद अगर कुछ और इंसुलेटर्स की एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो आपका पेट्रोल, आपका डीजल, आपका केरोसिन ऑयल। अब स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये तो उसके उसको तो आग लगती है।
ठीक है, तो आग लगती है तो भाई आप भाई आज चेक कर लें, 2 तारें लें, एक पॉजिटिव एक फेज वायर होगी, यानी एक पॉजिटिव तार होगी, एक नेगेटिव होगी। वो आपको पता है कि रेड कलर नॉर्मली फेज वायर के लिए इस्तेमाल होता है, ब्लैक कलर न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप उन दोनों वायर्स को पेट्रोल के अंदर डाल लें और फिर उसके बाद जो है ना आप चेक कर लें, आपके पास वो होंगे जो टेस्टर्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आपको पता चलेगा कि कोई करंट उसके अंदर पास होगा ही नहीं, ठीक है। हाँ, शर्त ये है कि उन दोनों को आपस में ना मिलाइएगा तारों को, क्योंकि स्पार्किंग से फन पेट्रोल को आग लगेगी, ठीक है। अच्छा, अब और एक और उसका रीज़न ये है कि देखें जो जितने भी ये पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल है, डीज़ल है, ये तमाम के तमाम क्या हैं आपके पास, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन की बॉन्डिंग मौजूद हो, ठीक है? हाइड्रोकार्बन्स भी इन्हें कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि जब ये हाइड्रोकार्बन जो है जब जलता है तो हाइड्रोजन जल जाता है और कार्बन रह जाता है। जब कार्बन रहेगा और हम जानते हैं कार्बन जो है वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। इसी की एग्जांपल वेजिटेबल ऑयल्स हैं। वेजिटेबल ऑयल्स को आग लगती है, ठीक है। मुख्तलिफ हमारे लड़के जो है स्टूडेंट्स हमारे अभी जो बैठे हुए हैं ये अंडा शंडा बनाते होंगे, तो अंडा बनाते हुए आग लगती होगी ऑयल को, ठीक है। और तो क्या होता है आप देखते होंगे कि ऑयल को आग तो लगती है लेकिन अगर पूरा ऑयल जल जाए तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है और दोबारा उस ब्लैक कलर को आग भी फिर नहीं पकड़ती, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन था वेजिटेबल ऑयल का वो जल गया और पीछे क्या रह गया, कार्बन रह गया, खत्म। और वो कार्बन जो है ब्लैक कलर का आपके सामने आ जाता है, ठीक है। सो अब जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं वो तमाम के तमाम इंसुलेटर, जितने भी ये पेट्रोल डीजल केरोसिन ऑयल ये तमाम के तमाम आपके क्या हो गए, यानी इंसुलेटर्स बन गए, ठीक है। फिर उसके बाद जब गैसियस स्टेट के अंदर मैं कंडक्टर और इंसुलेटर को देखता हूं, तो गैसियस स्टेट के अंदर हमारी जो हवा है, एयर, ठीक है, वो एट अ टाइम एट द स्टेट सेम टाइम वो कंडक्टर भी है और साथ ही साथ इंसुलेटर भी है। अब उसकी एग्जांपल हमें कहाँ से पता चलती है? उसकी एग्जांपल क्या है? आपने इलेक्ट्रिक पोल्स देखे होंगे। इलेक्ट्रिक पोल्स के अंदर आपने देखा होगा कि ये जो पोल्स होते हैं, पोल्स के ऊपर 2 ऐसे डिस्क इंसुलेटर बने हुए होते हैं। सपोज ये आपका पोल है, ठीक है। पोल के ऊपर क्या है, यहाँ पर ऐसे गोल से 2 डिस्क इंसुलेटर लगे हुए होते हैं, वो ब्राउन कलर के, ठीक है। और इनके दरमियान गैप होता है, ठीक है। एक वायर यहाँ पे जा रही होती है, एक वायर यहाँ पे जा रही होती है पोल से, ठीक हो गया। अब ये जो गैप है, इस गैप के दरमियान, इस गैप के अंदर क्या है? ये बेसिकली हवा है, ठीक है। जो हवा है तो हवा जो इट मीन्स कि आप ये जो गैप है, हवा क्या कर रही है? एज इंसुलेटर एक्ट कर रही है। लेकिन आप कभी कभी देखते होंगे रात के टाइम यहाँ पर यानी मुख्तलिफ पोल से एक मतलब वापडा पोल से क्या होना शुरू हो जाता है, यहाँ पर चिंगारियां निकलना शुरू हो जाती हैं। तो होता क्या है कि बेसिकली जब एक्स्ट्रा फॉल्ट करंट आता है, फॉल्ट करंट क्या होता है आप जानते हैं कि हमारे घरों के अंदर भी कभी कभी ओवर वोल्टेज आ जाती है, यानी 300-350 वोल्टेज आ जाती है, जबकि नॉर्मली 220 वोल्ट्स हमारे घरों को मिल रहा होता है, 220 वोल्ट्स, ठीक है। तो 300-350 वोल्टेज आती है। आप जानते हैं कि हमारी मुख्तलिफ डिवाइसेस जो हैं वो जल जाती हैं, किसी का टीवी जल गया, किसी का फ्रिज जल गया, तो क्या ओवर वोल्टेज की वजह से। इसी तरह यहाँ पर ये जो मेन लाइन चल रही होती हैं पोल्स के ऊपर, यहाँ भी ओवर वोल्टेजेस आती हैं। जब ओवर वोल्टेजेस आती हैं तो हम जानते हैं कि किसी ये रूल है, ये साइंस ने हमें बताया है कि कोई भी चीज इस यूनिवर्स के अंदर जब उससे उसकी इस्तात से ज्यादा उसके ऊपर बोझ डाल दिया जाए तो वो चीज टूट जाती है। सपोज कोई अगर चेयर है, कुर्सी है, वो अगर 40 न्यूटन फोर्स अप्लाई उस पर करो तो वो बियर करती है। जब 41 उसके ऊपर अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? वो खुद ब खुद टूट जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, अच्छा, उसके अंदर क्या होगा, क्योंकि लाज़िमी बात है वो 40 न्यूटन फोर्स मतलब बियर करती है और मैंने 41 को अप्लाई किया तो लाज़िमी बात है उस चेयर ने टूटना है। इसी तरह हवा का भी एक ब्रेकडाउन पॉइंट है। तो जैसे ही आप एक्स्ट्रा वोल्टेजेस उस हवा के ऊपर, यहाँ पर जो हवा मौजूद है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो हवा भी क्या करेगी, कंडक्टर से इंसुलेटर से क्या हो जाएगी, कंडक्टर बन जाएगी और यहाँ पर चिंगारियां निकलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और जैसे वापडा का जो फॉल्ट करंट है वो रिमूव होगा, यानी हर चीज नॉर्मलाइज होगी, तो क्या हो जाएगा, खुद ब खुद ही हवा जो है एज इंसुलेटर दोबारा एक्ट करना शुरू कर देगी। एक और एग्जांपल इंसुलेटर की SF6 गैस, SF6 गैस, ये गैस कहाँ पर हम यूज करते हैं? ये ट्रांसफार्मर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो ट्रांसफार्मर्स के अंदर ऑयल होता है,
ठीक है। आप जानते हैं ऑयल होता है, आपने कभी ट्रांसफार्मर्स को फटता हुआ देखा होगा और ऑयल जो है वो बाहर निकला हुआ होता है ब्लैक कलर का। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से जो हाइड्रोजन है वो जल चुका होता है और पीछे कार्बन रह जाता है, और मैंने आपको बताया कि कार्बन ब्लैक होता है, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि हम यानी SF6 गैस क्यों डालते हैं ट्रांसफार्मर्स के अंदर? उसकी रीज़न सुन लें, समझ लें कि एक्चुअली प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर ये आना शुरू हो गई थी मुख्तलिफ गाँवों के अंदर कि जो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल था वो लोग चोरी करना शुरू उन्होंने कर दिया था। रीज़न क्या थी? 2 ऐसे मिसकंसेप्शंस बनी हुई हैं, मिथ्स बनी हुई हैं कि जनाब एक तो जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है उससे असला जो है वो बहुत अच्छा साफ़ होता है, और दूसरा जो है ये ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है ये बेसिकली जो है ना कोई पता नहीं कोई जिन्नों भूतों के लिए कोई हटाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से लोग जो है वो चोरी करके लिया करते थे, ट्रांसफार्मर का ऑयल चोरी कर रहे थे। तो वापडा ने क्या किया? वापडा ने कहा कि जनाब SF6 गैस जो है ना वो आप गैस डाल दो ट्रांसफार्मर्स के अंदर, ताकि जो है वो गैस होगी, कोई चोरी भी नहीं करेगा, ऑयल हमारा बचा रहेगा और ट्रांसफार्मर भी मतलब कि वो चलता रहेगा। इस वजह से जो आपका जो ऑयल है वो अब नहीं डाला जाता, ख़ुसूसन गाँव वाले जो ट्रांसफार्मर होते हैं, जो गाँव के एरिया के अंदर लगे हुए होते हैं, ऑयल मोस्टली SF6 गैस वाले ट्रांसफार्मर वहाँ पर लगा दिए जाते हैं। शहरों के अंदर ये प्रॉब्लम है नहीं, तो शहरों के अंदर वही ऑयल वाले ट्रांसफार्मर्स चल रहे हैं जो पहले से चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई बात कंडक्टर और इंसुलेटर की, मैंने उसकी एग्जांपल्स बता दी इन सॉलिड्स, इन लिक्विड्स एंड इन गैसियस फॉर्म, ठीक है। अब जरा बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर क्या है बेटा? सेमीकंडक्टर ये है कि सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन क्या है? वो सेमीकंडक्टर ये कहता है कि दो सब्सटेंसेस व्हिच पार्शियली कंडक्ट एंड पार्शियली डू नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जो कभी तो कंडक्ट करवाते हैं और कभी कंडक्ट नहीं करवाते। लेकिन हम देखते हैं कि देखिए हमारे पास जितने भी हमारा कंप्यूटर जो है वो एक सेमीकंडक्टर है, हमारी LED सेमीकंडक्टर है, कित आपका मोबाइल सेमीकंडक्टर है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो कभी चलता हो और कभी बंद हो जाता हो और कभी फिर चलना खुद ब खुद शुरू कर देता हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। इससे मुराद ये है कि डेफिनेशन या फिर गलत है या फिर उसके अंदर कोई चेंजेस की गई हैं, ठीक है। डेफिनेशन तो गलत नहीं है, डेफिनेशन तो बिल्कुल ठीक है कि ये सेमीकंडक्टर कभी चलते हैं और कभी नहीं चलते, लेकिन हमने इसके अंदर क्या किया है? इसके अंदर चेंजेस कर दिए हैं सेमीकंडक्टर के अंदर, और वो चेंजेस क्या है? वो है बेसिकली डोपिंग का इफेक्ट। डोपिंग डोपिंग क्या है? किसी चीज के अंदर कोई और चीज का ऐड कर देना डोपिंग कहलाता है, ठीक है। हम क्या करते हैं? हम इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं, इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं किसके अंदर? सेमीकंडक्टर्स के अंदर, ठीक है। जब सेमीकंडक्टर्स के अंदर आप इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं तो उसकी वजह से अच्छा इम्प्योरिटीज को किस तरह ऐड किया जाएगा? कौन कौन सी इम्प्योरिटीज हैं? आपने पढ़ा हुआ है, एक सिलिकॉन है और एक सर ये जर्मेनियम। डोपिंग क्या चीज है? दोबारा बता दें। मैं बताता हूँ दोबारा इसकी चीज को एग्जांपल से समझाता हूँ। अच्छा, डोपिंग क्या है? सपोज कोई ये कहे कि यार मैंने जो है ना अपनी जो मतलब चेयर, जो प्लास्टिक की चेयर जो नॉर्मली यूनिवर्सिटीज वगैरह के अंदर या घरों के अंदर जो इस्तेमाल हो रही है, वो उसका जो कलर है वो थोड़ा सा डल सा है। मैं इसको थोड़ा सा जो कलर जो ब्राइट करवाना चाहता हूँ, ब्राइट करना चाहता हूँ। अब वो क्या करे? उसके लिए क्या होगा कि वो जो है ना उस चेयर को मतलब पिघलाए, ठीक है। पिघला के लिक्विड फॉर्म में लेके आए और फिर उसके अंदर थोड़ा-सा ग्लास पाउडर डाल दें, ग्लास शीशा, ठीक है। उसको पाउडर की शक्ल में लाके और उसको उस चेयर वो जो लिक्विड फॉर्म में है उसके अंदर ऐड कर दें और दोबारा से डाई के थ्रू दोबारा से चेयर बना रहे। अब वो चेयर क्या होगी? वो थोड़ी-सी मतलब उसका कलर जो है थोड़ा-सा ब्राइट हो जाएगा। जो डलनेस थी वो उसकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ग्लास का ये वो है उसका एक रूल है कि ग्लास पाउडर जिसके अंदर डाल दिया जाए उसका कलर थोड़ा-सा ब्राइट होता है। अच्छा, अब सवाल ये है, ये जो ग्लास पाउडर का डालना बेसिकली क्या थी? इम्प्योरिटी थी, ठीक है। हमने इम्प्योरिटी को ऐड किया किसके अंदर? उस चेयर के अंदर, प्लास्टिक की चेयर के अंदर। तो ये बेसिकली इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे? डोपिंग। दिस इज कॉल्ड डोपिंग। किसी एक इम्प्योरिटी को दूसरी चीज के अंदर डाल देना बेसिकली क्या कहलाता है? डोपिंग कहलाता है। इस प्रोसेस को बेसिकली डोपिंग कहते हैं, ठीक है। अब या सर तो डोपिंग सर डोपिंग सिर्फ सेमीकंडक्टर्स के लिए यूज होती है? जी, आप किसी और चीज, मैंने एग्जांपल दी है, चेयर की एग्जांपल दी है, तो किसी भी चीज के अंदर आप डोपिंग कर सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं भाई एग्जाम गोल्ड प्लेटिंग वगैरह में भी यूज होता है। किसमें? गोल्ड प्लेटिंग। वॉल पेंटिंग है, हाँ क्यों नहीं। पेंट्स के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट पेंट्स, लेकिन उसके अंदर मर्ज हो जाए वो चीज, उसका जो चीज आप ऐड करवा रहे हैं वो पूरी तरह मर्ज हो जाए अगले के अंदर। ऐसा ना हो कि जिस तरह आप पानी के अंदर मोबिलाइल को डाल देते हैं, अब मोबिलाइल और पानी बिल्कुल अलग अलग ही रहते हैं,
बात समझ आ रही है? मोबाइल की तह जो है वो ऊपर रह जाती है और पानी अलग जाहिर हो रहा होता है। तो ऐसा ना हो, ऐसा हो कि बिल्कुल मर्ज हो जाए, समझ ही ना आए कि वो उसके अंदर जो है ना, आप देखें ना, ग्लास पाउडर का चेयर के अंदर डालना, उस प्लास्टिक की कुर्सी के अंदर डालना, जब वो कुर्सी दोबारा बनेगी तो मेरे ख्याल में नहीं समझ आएगी कि इसके अंदर ग्लास पाउडर डला हुआ है। तो ऐसा यानी आप मर्ज करें, दो सब्सटेंसेस ऐसे लें कि जब मर्ज हो जाएं तो समझ ही ना आए। और यही होता है जब हम सिलिकॉन को किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर डालते हैं तो वो मर्ज हो चुका होता है बिल्कुल, ठीक है, और पता ही नहीं चलता। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, और ये जो उसकी प्रॉपर्टी है कभी बंद होना और कभी ऑन होने वाली, ये खत्म हो जाती है उसके अंदर ये बात, ठीक है। अब अगला सवाल ये है कि हम जानते हैं कि हमारे पास, हमने ये देखा है कि एक पीएन जंक्शन आपने पढ़ा होगा, पीएन जंक्शन, ठीक है। मैं जरा एक डायग्राम छोटा सा ड्रॉ कर लेता हूँ पीएन जंक्शन का। ये सपोज ये दो हैं मटेरियल, एक है पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक है एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, सारा तमाम के तमाम होल्स होते हैं, ये होल्स हो गए, ठीक है जी। और एन टाइप में तमाम सारे क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक हो गया। अच्छा ये क्या है, ये आपका डिप्लीशन रीजन इसको कहते हैं, ये जो बैरियर कह दें या डिप्लीशन रीजन कह दें, ठीक है। यहाँ देखें, यहाँ आपके सारे होल्स आ गए इस साइड पे, और इस साइड पे आपके क्या आ गए, सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक। अच्छा हम ये जानते हैं कि अगर इन केस मैं सपोज एक बैटरी लगा दूं, ये एक बैटरी लगा दी मैंने, ठीक है, ये बैटरी लग गई इस पीएन जंक्शन के साथ, ठीक है। ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया टर्मिनल, ये नेगेटिव हो गया। अब देखो कि ये जो होल्स हैं, होल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज होता है इनके ऊपर। ये पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा, लाजिम बात है रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा तो ये जो होल्स हैं ये कहां पर अट्रैक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये होल्स कहां पर आना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहां पे आना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर। तो एक करंट फ्लो होना शुरू हो गया। तो इसको क्या कहते हैं, बेसिकली इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइस्ड, इसको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बाइस, ठीक है। फॉरवर्ड बाइस के अंदर क्या होता है, बेसिकली करंट फ्लो होता है। जबकि अगर मैं इसके टर्मिनल्स को चेंज कर दूं, सपोज ये पॉजिटिव हो गया और ये आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो होल्स थे ये कहां पे अट्रैक्ट होना शुरू हो गए, नेगेटिव की तरफ, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहां पे अट्रैक्ट होना शुरू हो गए, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो ये जो डिप्लीशन रीजन है ये क्या होना शुरू हो जाएगा, यानी बढ़ना शुरू हो जाएगा, एक्सटेंड होना शुरू हो जाएगा। तो जिसकी वजह से करंट क्या होगा, पास ही नहीं होगा, करंट पास ही नहीं होगा। तो इस पोजीशन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिवर्स बायस्ड कंडीशन। और पहली वाली क्या थी, फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन। फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन के अंदर करंट फ्लो होता है और रिवर्स बायस्ड के अंदर करंट फ्लो नहीं होता, ठीक हो गया, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा अब अगला सवाल, अगला सवाल ये है कि देखें आपने जब ये जो डिप्लीशन रीजन हमने तोड़ना है ना, बैरियर को तोड़ना है, क्योंकि हमने बात की कि हमारे पास दो इम्प्योरिटीज थी, एक सिलिकॉन था और दूसरा जर्मेनियम था, ठीक है। तो वोल्टेज कितनी चाहिए, अगर तो सिलिकॉन की डोपिंग है तो सिलिकॉन की डोपिंग के लिए हमें कितनी चाहिए, 0.7 वोल्ट चाहिए इस डिप्लीशन रीजन को तोड़ने के लिए। और अगर आपकी जर्मेनियम की है तो जर्मेनियम के लिए कितने वोल्ट चाहिए, 0.3 वोल्ट चाहिए इस डिप्लीशन रीजन को तोड़ने के लिए। बात समझ आ गई है, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज के मुताबिक आपने वोल्टेजेस अप्लाई करनी है। अगर तो सिलिकॉन की डोपिंग है तो 0.7 वोल्ट या उससे ज्यादा का करंट जरूरत है इस डिप्लीशन रीजन को तोड़ने के लिए। सपोज 0.8 वोल्ट का जरूरत है, क्योंकि 0.7 तो इसको तोड़ने में लग जाएगा, 0.1 वोल्ट फ्लो करना शुरू कर देगा। और जर्मेनियम है तो 0.4 चाहिए, क्योंकि 0.3 तो इसको तोड़ने में लग जाएगा और 0.1 वो फ्लो करना शुरू कर देगा। और रिवर्स बायस के अंदर तो बिल्कुल ये जो कंडीशन जो मैंने आपको दिखाई है, जिसके अंदर नेगेटिव यहाँ पे और पॉजिटिव यहाँ पे टर्मिनल, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो जो डिप्लीशन रीजन है वो वैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा और करंट फ्लो ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि आपके होल्स नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस सर क्लियर हो गई है। ओके जी, यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। अच्छा उसके बाद, अच्छा बात सर ठीक है, क्या हो सर गया, समझ सारे शुरू हो जाते हो। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है रेजिस्टर्स।
ठीक है जी। अब रजिस्टर क्या है ये? अच्छा, सेमीकंडक्टर कौन कौन से हैं, अब जरा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो, रजिस्टर्स आपके सेमीकंडक्टर्स, डायोड्स आपके सेमीकंडक्टर्स, ट्रांजिस्टर्स आपके सेमीकंडक्टर्स, ये तमाम के तमाम क्या हैं, ये सारे के सारे आपके सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है। अब हम जो जो फर्स्ट डिवाइस आज हम डिस्कस करेंगे, या एक दो डिस्कस कर, डायोड भी आज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, रजिस्टर डिस्कस करेंगे और साथ ही डायोड डिस्कस करेंगे, दो करेंगे। रेजिस्टर्स जो है बेसिकली किस से नाम निकला, ये बेसिकली रेजिस्टेंस से इसका नाम निकला। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। और अब जानते हैं, हमने 9 10 में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ये पढ़ा है कि रेजिस्टेंस क्या है? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है। अच्छा, अपोजिशन मींस मुखालफत करता है, ये करंट को बहने नहीं देता, करंट को फ्लो करने नहीं देता। और हम ये जानते हैं कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? वो ओहम है, और उसका साइन जो है वो ये है। ठीक है, सॉरी ये नहीं, ऐसे गोल है ये थोड़ा सा, ये ठीक है। वो ये वाला साइन किसका है? ये बेसिकली वो वेव फॉर्म का साइन है, ये वेव फॉर्म का साइन होता है। ठीक है, और ये थोड़ा सा ऐसे गोल सा होता है। ठीक है, अच्छा जी। अब ओहम इसका साइन हो गया। ओहम्स लॉ क्या था? ओहम ने हमें ये बताया था कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, यानी तुम वोल्टेज बढ़ाओ, करंट खुद ब खुद बढ़ेगा। ये ओम्स ने हमें बताया था, 9 10 में हम भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी मौजूद है। ठीक है, और उसने जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म किया था, तो उसने कहा था V इक्वल्स टू आई आर। और ये आर क्या है? बेसिकली रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, और इस रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम कहलाता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये जो वोल्टेज उसने जो कहा था कि वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ता है, वोल्टेज कम करो करंट कम होता है, तो क्या ये प्रैक्टिकली भी ऐसा होता है या नहीं होता? तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ थ्योरेटिकली है कि वोल्टेज बढ़ाओ तो करंट बढ़ता है, वोल्टेज कम करो तो करंट कम होता है। ये थ्योरेटिकली है। प्रैक्टिकली क्या होता है? वोल्टेज लीड करती है और करंट लैग करता है। वोल्टेज लीड करती है, करंट लैग करता है। ठीक है, जब वोल्टेज लीड करना शुरू कर दे, सॉरी, करंट लीड करना शुरू कर दे और वोल्टेज लैग करना शुरू कर दे, तो हमारे घरों के अंदर वोल्टेजेस लो हो जाती हैं। हमारे घरों के अंदर वोल्टेजेस लो हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि करंट लीड करना शुरू कर देता है। जब करंट लीड करेगा, समझ लो वोल्टेज डाउन। ठीक है, सो एक जो प्रैक्टिकली जो है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के अंदर वोल्टेजेस को लीड करना चाहिए, करंट्स को लैग करना चाहिए। तो ये ओम ने हमें बताया था कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक हो गया, ये बात क्लियर हो गई। अब अगला सवाल ये है कि रेजिस्टेंस के फैक्टर्स थे कुछ जो हमें पढ़ाए गए थे। कौन कौन से फैक्टर्स थे? एक आपके पास फर्स्ट फैक्टर क्या था? बेसिकली आपके पास फर्स्ट फैक्टर था लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर था टेम्परेचर। सर ये लीड और लैग की समझ नहीं आई सर, प्लीज किस दोबारा रिपीट करें सर। किसकी? लीड और लैग सर। लीड और लीड लैग। और लैग अच्छा, जी सर। लीड का मतलब है सबकत ले जाना, आगे बढ़ जाना। लीड का मतलब है आगे बढ़ जाना, और लैग का मतलब है पीछे रह जाना। लैग का क्या मतलब है? पीछे रह जाना। ठीक है, तो आप बस इतना ही याद रखें, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फिर वो पावर फैक्टर का इसमें कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो वो आपके काम की चीज नहीं है। ठीक है, तो बस इतना ही आपने याद रखना है कि वोल्टेज हमेशा सबकत लेगी, लीड करेगी तारों के अंदर। जब यानी जब करंट मूव कर रहा होता है, तो उस करंट के अंदर दो ही चीजें हैं ना, आप याद रखें। पावर क्या है? P इक्वल्स टू वी आई होता है ना। P इक्वल्स टू वी आई होता है। पावर किसके इक्वल होती है? वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो वोल्टेज है उससे क्या करना चाहिए? लीड करना चाहिए, आगे, वो आगे रहे। और जो करंट है वो भी साथ साथ चलेगा, लेकिन वोल्टेज से थोड़ा कम होगा, वोल्टेज से थोड़ा पीछे होगा। लैग से ये मुराद है, थोड़ा सा पीछे होगा। चलेंगे इकट्ठे इकट्ठे, वोल्टेज और करंट दोनों ही चलेंगे, लेकिन वोल्टेज आगे होगी, सबकत लेगी, और करंट थोड़ा सा पीछे होगा। ये बात समझ आ रही है? ये परफेक्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए ये लाजमी होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब मैं बात कर रहा था कि जो आपका फैक्टर्स कौन से थे? एक लेंथ है, एक आपका टेम्परेचर है, एक आपका एरिया है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, नेचर ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, पहली चीज हम जरा लेंथ को देखते हैं। लेंथ के भाई, लेंथ अगर इंक्रीज हो तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, लेंथ डिक्रीज करो रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है आपके घरों के अंदर केबल की वायर लगी हुई है।
अब अगर तुम केबल का जो तुम्हारा कनेक्शन है वो तुम्हारे घर के सामने से अगर आ रहा है ना और छोटी वायर लगी हुई है तो तुम्हारा कनेक्शन बिल्कुल ठीक होगा, तुम्हारे चैनल्स बिल्कुल ठीक आते हैं, ठीक है। आखिरी चैनल जो भाई 70-71 चैनल है या कोई 80-80 चैनल है वो भी तुम्हारा सही चलेगा। लेकिन अगर तुम्हारी तार को दूसरे मोहल्ले से आ रही है, ठीक है, तो फिर बस समझ लो फिर आखिरी चैनल आना ही नहीं है, और जो फ्रंट वाले चैनल है उनके ऊपर डिस्टॉर्शन होगी, नॉइज होगा, ठीक है। सो इट मीन्स के आप जितनी लेंथ बढ़ाते जाते हो रेजिस्टेंस उतनी क्या होती जाती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। इसी तरह टेम्परेचर है, टेम्परेचर जितना इंक्रीज करोगे रेजिस्टेंस उतनी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर जितना डिक्रीज करोगे उतनी रेजिस्टेंस डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। उसकी एग्जांपल क्या है, गर्मियों के अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम ज्यादा आते हैं, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर 50, 52, 55 डिग्री सेल्सियस पे चला जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारी तारें हैं वो ब्रस्ट कर जाती हैं, ठीक है। लेकिन जो सर्दियों के अंदर इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिकल इश्यूज जो हैं वो नहीं आते, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम चला जाता है, 10 पे चला जाता है, 7 पे चला जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका एरिया। एरिया क्या है कि जितनी मोटी वायर यूज करोगे उतना रेजिस्टेंस उतनी कम होगी, जितनी कम पतली वायर यूज करोगे उतनी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। उसकी एग्जांपल देख लो, वापडा की जो मीटर की जो वायर होती है कितना उसका ज्यादा यानी मतलब एरिया होता है, मोटी वायर होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है आपकी वो कभी वापडा की वायर नहीं चलती, घर की वायर जलती रहती है, क्यों? क्योंकि उसका एरिया कम होता है, ठीक है। और लास्ट क्या है, नेचर ऑफ सब्सटेंस। नेचर ऑफ सब्सटेंस से क्या मुराद है, अगर सर कॉपर ये एरिया दोबारा बता दें। एरिया से मुराद है जितनी मोटी वायर इस्तेमाल करोगे, ठीक है, मोटी वायर उसका रेजिस्टेंस उसमें कम आती है, मतलब प्रोड्यूस होती है। और जितनी पतली वायर इस्तेमाल, सपोज इस्त्री के साथ तुम जो है ना पतली वायर जोड़ दो तो फौरन ही वो जैसे इस्त्री जलेगी फौरन हमारी तार जो है ब्रस्ट कर जाएगी, क्यों? क्योंकि वो बोझ ही नहीं उठा सकती, उसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, और वो उसका एरिया कम है, मतलब एरिया उसका वो कम है, वो पतली सी वायर है, ठीक है। इसी तरह नेचर ऑफ सब्सटेंस क्या है कि आपका जो कॉपर है, जी जी, ये टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसका? रेजिस्टेंस, ये सारे टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ये सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं बेटा। लेंथ बढ़ाओ ना, नहीं, लेंथ बढ़ाओ रेजिस्टेंस बढ़ती है, लेंथ कम करो रेजिस्टेंस कम होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ाओ रेजिस्टेंस बढ़ती है, टेम्परेचर कम करो, टेम्परेचर कम करो रेजिस्टेंस कम हो जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एरिया बढ़ाओ, एरिया बढ़ाओ रेजिस्टेंस ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हो जाता है। एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है, एरिया कम करने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया, ठीक है। और नेचर ऑफ सब्सटेंस तो ये है कि आपका जो कॉपर है, कॉपर में रेजिस्टेंस कम होती है विद रिस्पेक्ट टू अल्युमिनियम। अल्युमिनियम की वायर्स हो फौरन उनके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनका जो मटेरियल है वो इतना अच्छा नहीं होता, और तारें जलती भी अल्युमिनियम की ज्यादा है। सिल्वर की हो, सिल्वर की तार हो, ठीक है, वो जल जाएगी, कॉपर की नहीं जलेगी, कॉपर वायर के अंदर रेजिस्टेंस कम होती है, ठीक है। तो ये वो 4 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो बेसिकली बेस करती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अब सर जो लेकिन जी जी, सर लेकिन ये जो पोल्स पे वायर लगी नहीं, ये तो सिल्वर की लगी होती है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। कौन सी? सर ये पोल्स के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी की तारें लगी होती हैं पोल्स पे, सर ये तो सिल्वर की लगी होती है, कॉपर की अच्छा, तो नहीं लगी होती। अच्छा जी, अब वो क्या है, वो कंडक्टर के वो क्या है, वो बंडल ऑफ वायर्स हैं, बंडल ऑफ वायर, इतनी मोटी वायर होती है वो, इतनी मोटी वायर, ठीक है। और उसके क्या है, वो ऐसे गुच्छे गुच्छे बने हुए होते हैं, अगर आप एक वायर को कभी आप चेक करें तो उसके अंदर नंबर ऑफ वायर्स होती हैं, ठीक है। तो वो नंबर ऑफ वायर्स उसको क्या कर रही होती हैं, स्ट्रेंथ दे रही होती है, ठीक है। यहाँ पे इस वजह से फिर कॉपर की उसे जरूरत नहीं पड़ती। उसका उसकी वजह ये है, उसकी रीजन ये है कॉपर क्यों नहीं इस्तेमाल करते, ये भी एक सवाल हो सकता है। कॉपर इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि कॉपर जो है वो बेसिकली क्या है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है उसकी फ्लेक्सिबल है। जब उसे हीट पड़ती है ना, गर्मियों के दिन होते हैं, गर्मियों के दिनों के अंदर जब कॉपर अगर लगाया जाए ना इन कंडक्टर्स के ऊपर, तो कॉपर क्या है, वो हो सकता है कि शायद वो कहीं बहुत ज्यादा हीट के ऊपर पिघलना ना शुरू हो जाए, ठीक है, या कोई बेंड ना हो जाए, इस वजह से कॉपर का इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, ये जो आपका सवाल है कि यार वो सिल्वर इस्तेमाल करते हैं, एल्युमिनियम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्योंकि वो गुच्छे बने हुए होते हैं, बंडल ऑफ वायर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इस वजह से उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। नेक्स्ट, रेजिस्टर्स की अब टाइप्स कौन सी हैं? 2 टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं फिक्स्ड रेजिस्टर्स, एक फिक्स्ड रेजिस्टर होते हैं, और दूसरे वेरिएबल रेजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। फिक्स्ड रेजिस्टर्स कौन से होते हैं? फिक्स्ड होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड हो। वैल्यू फिक्स से क्या मुराद है, सपोज 2 ओम, 25 ओम, 100 ओम,
200 ओम, ये फिक्स्ड वैल्यूज हैं, ठीक है, चेंज नहीं होती, ठीक है। जबकि वेरिएबल कौन से होते हैं? वेरिएबल वो होते हैं, अच्छा ये रेजिस्टर्स हम दुकानों से ले सकते हैं, आप जाएं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप के ऊपर, उसे कहें मुझे 2 ओम का रजिस्टर दे दो, वो 2 ओम का दे देगा, कोई 20 का मांगो 20 का दे देगा, 1000 का मांगो 1000 का दे देगा, ठीक है, उन्हें पता होता है। अच्छा उसके ऊपर मैं कलर कोडिंग जो है ना, इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में कलर कोडिंग सिखाऊंगा कि हम कैसे जो है ना रजिस्टर के कलर्स देख के हमें पता चलता है कि ये इतने ओम का रजिस्टर है, इतने ओम का रजिस्टर है, ये ठीक है। ये मेरे नेक्स्ट क्लास के अंदर ये याद रखना, मुझे याद भी करवाना, मैं पूरी कलर कोडिंग आपको सिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा जबकि जो वेरिएबल रेजिस्टर्स कौन से होते हैं, सपोज आपका जो फैन का डिमर है, ठीक है, ये जो हम पंखों के डिमर्स होते हैं वेरिएबल रेजिस्टर होता है क्यों वेरिएबल है? क्योंकि देखो जब 6 पर लेके जाते हो उसकी, तो उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। और जब उसे 1 पे लेके आते हो तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है, स्पीड फुल हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टर्स, इनको वेरिएबल रेजिस्टर्स कहा जाता है, ठीक हो गया, ये बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक दो और टाइप्स हैं, वो कौन सी हैं? एक होता है सीरीज रेजिस्टर्स, दूसरे होते हैं पैरेलल। एक है सीरीज और दूसरे हैं पैरेलल, ठीक है। अच्छा अब जो पैरेलल हैं, पैरेलल जी सर ये हम आउटलाइन पढ़ रहे हैं? क्या मतलब आउटलाइन पढ़े? सर कुछ ज्यादा ही टॉपिक्स नहीं डिस्कस हो गए अभी तक, सेमीकंडक्टर्स, रेजिस्टर्स। सो वो सर बहुत ज्यादा जा रहा है सर। हाँ मतलब ज्यादा जा रहे हैं सर इतने कोर्स की तो समझ नहीं आएगी ना सर। सर आपके मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा आपको, आसान है, एक इतना मसला नहीं है, और आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, अगर आप कहेंगे तो नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो आप घबराएं नहीं। ओके अब जो सीरीज रेजिस्टर्स हैं, सीरीज रेजिस्टर्स कौन से होते हैं? सीरीज रेजिस्टर्स वो होते हैं बेटा, सीरीज रेजिस्टर्स को जरा हम उनकी डायग्राम को देखते हैं। सपोज ये है, ये क्या है? ये एक सीरीज रेजिस्टर्स हैं, ठीक है, R1 R2 3 4 5 6 अच्छा अब सवाल ये है कि ये जो सीरीज रजिस्टर और पैरेलल रजिस्टर में डिफरेंस क्या है? वन लाइनर डिफरेंस अगर मैं पूछूं या आपसे कोई पूछे तो आप ये कहें सीरीज रजिस्टर्स वो रजिस्टर्स होते हैं जिनके अंदर डायरेक्शन फ्लो, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, करंट का फ्लो चेंज नहीं होता, करंट का फ्लो चेंज नहीं होता, ठीक है जी। जबकि जो आपके जो पैरेलल होता है, अगर मैं पैरेलल आपको बना के दिखाऊं, ये पैरेलल है सपोज, ये ठीक है जी, ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये देखें, ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये वो नोड है, ठीक है, करंट यहाँ से आता है या वोल्टेज यहाँ से आई और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जबकि यहाँ पे कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं नजर आ रही, ठीक है जी। अच्छा सो अब यानी इससे मुराद ये है कि जो आपका जो मतलब पैरेलल है, पैरेलल के अंदर बेसिकली क्या है कि आपका जो यानी कि करंट है, ठीक है, वो या वोल्टेज है, वो क्या हो है, वो बेसिकली एक नोड के ऊपर आके क्या हो रहा है, वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जबकि सीरीज के अंदर जो करंट का फ्लो है वो टूटता नहीं है, करंट का फ्लो टूटता नहीं है सीरीज के अंदर, जबकि पैरेलल के अंदर ऐसा नहीं है। ये बात, ये मतलब एक चीज नोट कर लें। दूसरी बात, जब मैं फार्मूलास की तरफ आता हूं तो सीरीज का फार्मूला क्या है? आर ई या आर टी, एक ही बात है, आर टी लिखा हो या आर ई लिखा हो एक ही बात है, ठीक है। ये क्या है? R1 प्लस R2 अप टू सो ऑन। इसी तरह जो पैरेलल है 1 अपॉन आर ई किसे कहते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, या आर टी लिखा हो तो टोटल रेजिस्टेंस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये आपके यानी उनके फार्मूले हो गए, ये पढ़े हुए हैं आपने 9th 10th के अंदर, कोई मसला नहीं है।
उसके बाद